तो क्वेश्चन नंबर 137 है ये, और ये रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन खास तौर से जब भी आते हैं तो देखने में ट्रिकी लगते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करें, एग्जाम में बड़ा मैटर करता है कि क्या एग्जाम के टाइम पे आप अपने आप को कंट्रोल कर पाए। ज़्यादातर लोगों जो मैंने देखा है वो देखा है कि अपने कंट्रोल खो देते हैं, उस टाइम पैनिक कर जाते हैं वो तरीके से। जबकि रियलिटी में था कि कूल माइंड हो जाओ, ओम शांति करो और फिर अपने क्वेश्चन को पढ़ो और देखोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाओ क्वेश्चन करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 137 में जो बात कर रखी है, अ रिसर्चर अटेम्प्ट टू क्लोन a 630 base pair coding sequence of a gene downstream to a bacterial promoter 500 base pair in length for overexpression and purification of the encoded protein। तो हम लोग यहाँ इस इंफॉर्मेशन को लेंगे और चेक करेंगे कि ये जो प्रमोटर है, इस प्रमोटर की जो साइज़ दे रखा है इन्होंने वो 500 बेस पेयर का दिया हुआ है, और जीन की जो सीक्वेंस आइसोलेट की गई थी वो समावन फ्रेगमेंट है। मतलब इस जीन को डाइजेस्ट कराया गया था समावन नाम के एंजाइम से, जो CCC और GGG के बीच में कट मारता है, और इसको क्लोन किया गया है समावन साइट लोकेटिंग डाउन स्ट्रीम टू द प्रमोटर। एग्जैक्टली ये साइट है प्रमोटर के पास। द जीन सीक्वेंस कंटेन अ सिंगल को साइट फॉर इको R1 लोकेटेड 30 बेस पेयर डाउन स्ट्रीम। अब इस साइट से थोड़ा सा आगे जहाँ पर है वहाँ पर 30 बेस पेयर के आगे जाकर के, डाउन स्ट्रीम का मतलब है राइट हैंड साइड पर आगे, प्रमोटर से अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट कोडोन के बाद वहाँ इको R1 की साइट है। और एक इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है इसका रेस्ट्रिक्शन साइट का, जो यहाँ एग्जाम्पल में दे रखा है। प्रमोटर से पहले जो है हिंद थर्ड की साइट है, और जो आपकी 30 बेस पेयर की सीक्वेंस है उसके बाद में जाकर के इको R1 की साइट। रिसर्च को अब स्क्रीन करना है कॉलोनीज बाय डबल डाइजेशन यूजिंग हिंद थर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और इको R1 का इस्तेमाल कर रहे हैं। कट जो लगने वाला है वो हिंद थर्ड और इको R1 पे लगने वाला है। और फिर पूछा हुआ है कि क्या रेस्ट्रिक्शन प्रोफाइल हमें दिखाई देगा। अब अगर इस सारी कहानी को हम लोग एक डायग्राम के रूप में कन्वर्ट कर लें, सपोज़ मेरे पास ये कंप्लीट एक वेक्टर है। इस वेक्टर में जहाँ मेरी साइट है हिंद थर्ड की, इसके पास अवेलेबल है प्रमोटर। प्रमोटर की लंबाई है 500 बेस पेयर, और इसके बाद साइट है क्लोनिंग साइट समावन की, और यहाँ मेरी जीन ऐड की गई है, और जीन की जो लंबाई है वो है 630 बेस पेयर की। और फिर इसके बाद स्टार्ट कोडोन से जब खाली हमारे पास वेक्टर था तो उस टाइम जहाँ मेरा प्रमोटर ख़त्म होता है उसके बाद 30 बेस पेयर की दूरी पर एक साइट और थी इको R1 की, लेकिन क्योंकि प्रमोटर के फ़ौरन बाद अब मैं ये जीन डाल चुका हूँ अपनी, तो वो 30 बेस पेयर आगे हैं इसके 30 बेस पेयर, और यहाँ कट मार रहा है मेरा इको R1। आप खुद सोच के देखो कि अगर मैं इको R1 प्लस साथ में हिंद थर्ड, इन दोनों का डाइजेशन एक साथ कराऊंगा जिसे हम डबल डाइजेशन बोलते हैं, तो जो फ्रेगमेंट मुझे मिलने वाला है अब, उस फ्रेगमेंट में मुझे प्रमोटर मिलेगा, मेरी जीन मिलेगी, और मेरे वो 30 बेस पेयर के पीस मिलेंगे जिनके बाद इको R1 की साइड थी। क्योंकि जो कट लगना है, कट यहाँ लगेगा और कट यहाँ लगेगा, तो एक ये पूरा पीस मेरे हाथ में आएगा। यानी कि इसकी लंबाई है 500 प्लस 630 प्लस 30, तो नियरली 1160 बेस पेयर के आसपास। और इसके अलावा जो बाकी बचा हुआ मेरा फ्रैगमेंट था वेक्टर का, वो फ्रैगमेंट। तो अब हम अपना आंसर मैच कर लेते हैं। तो बट वैसे अगर हम 30 बेस पेयर को कंसिडर नहीं भी कर रहे हैं तो मेरे पास लगभग 11-30 बेस पेयर के आसपास का एक फ्रैगमेंट प्लस मेरा बाकी बचा हुआ वेक्टर। तो इस हिसाब से जो अच्छा आंसर है इसका वो 4th है। बाकी के लिए जो 3 फ्रैगमेंट्स बताए गए हैं, जैसे यहाँ 3 फ्रैगमेंट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ 3 फ्रैगमेंट दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो इन 3 फ्रैगमेंट को करने के लिए मेरे पास रेस्ट्रिक्शंस की साइड जहाँ कट लगने वाला है वो एटलीस्ट मेरे पास इस वेक्टर में 3 कटिंग साइट होनी चाहिए, तभी जाके मुझे 3 फ्रैगमेंट मिलेंगे। याद रखिएगा, अगर किसी वेक्टर के अंदर मैं एक कट मारता हूँ तो मुझे एक पीस मिलने वाला है, 2 कट मारता हूँ तो मुझे 2 पीस मिलेंगे, पीस नंबर 1 ये और एक बाकी बचा हुआ पूरा टुकड़ा। तो इस हिसाब से 4th आंसर आपका बेस्ट है। था ना ये स्पाइसी। क्वेश्चन नंबर 88, ये क्वेश्चन जीन रेगुलेशन से लेकर के है, और सही मायने में ये क्वेश्चन हमें डराता भी है। बट पता है, एक बचपन में हम लोगों ने कभी कहानियाँ पढ़ी थी कि कुछ इस तरह की स्टोरी थी कि कोई चीज़ अगर हमें डराती हो तो एक बार उसको हमें चेक कर लेना चाहिए, क्या पता वो चीज़ इतनी डरावनी ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 88, ये भी एक स्पाइसी क्वेश्चन है, करने में बड़ा मज़ा आएगा इसको। इसमें कंस्ट्रक्शन दिखा रखा है, अ कंस्ट्रक्ट शोन बिलो। अब इस क्वेश्चन को अरेंज करने के लिए मैंने यहाँ पर आपके आंसर्स दे दिए हैं। तो जो ये ब्लो की बात कर रहा है एक्चुअली में वो ये कंस्ट्रक्ट है। इस कंस्ट्रक्ट में है एक रिपोर्टर जीन, एक PA, PB, X, PA, ये पूरा रीजन प्रमोटर है, फिर ये रिपोर्टर जीन दूसरी है। Was generated to assess the activity of bidirectional promoter। बाई डायरेक्शनल प्रमोटर है,
पता है, ये बाई डायरेक्शनल प्रमोटर सुनते ही मेरे दिमाग में आ गया है लैम्डा। लैम्डा की कहानी। लैम्डा में एक C1 करके एक प्रोटीन था जिसे हम लोग लैम्डा रेप्रेसर के नाम से जानते हैं। तो वो जहाँ ऑपरेटर पे बाइंड करता है, उस ऑपरेटर के राइट हैंड साइड भी एक प्रमोटर है और लेफ्ट हैंड साइड भी एक प्रमोटर है, और दोनों प्रमोटर पे अलग अलग असर पड़ता है। कहीं ना कहीं शायद होता है ये वो लिंक हो। विच हैज़ अ कॉमन रेगुलेटरी डीएनए एलिमेंट एक्स। जो एक्स नाम की जगह है, ये है वो जहाँ डीएनए बाइंड करना है इसको। द कंस्ट्रक्ट वाज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म ई कोलाई। फिर उन्होंने उसकी एक्टिविटी भी दिखा दी प्रमोटर की, और इनको रिकॉर्ड किया गया है इंक्रीज लेवल ऑफ एन ई कोलाई एनकोडेड रेगुलेटरी प्रोटीन विच बाइंड टू डीएनए एलिमेंट एक्स। और उन्होंने ये ग्राफ इंडिकेट किया है। तो क्यों ना हम इस ग्राफ को एक बार जनरेट कर लें और समझे कि क्या कहना चाह रहे हैं। पहले हम लोग जीन कंस्ट्रक्ट बना लेते हैं। जीन कंस्ट्रक्ट में इनके पास एक जीन है ये, जिसका नाम इन्होंने रखा हुआ है जीन 2। दूसरी जीन है ये जिसका नाम है जीन 1, और फिर इसके बीच में इन्होंने एक रेगुलेटरी पार्ट दे दिया। रेगुलेटरी पार्ट है एक्स, जहाँ पे कोई आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करेगा, और उसके दोनों तरफ जो है प्रमोटर्स हैं। एक प्रमोटर है PB और एक प्रमोटर है PA। और फिर इसके बेस पर जो उन्होंने ग्राफ जनरेट किया है वो ग्राफ इंटरेस्टिंग है। इस ग्राफ ने जो रही सही कसर थी वो भी निकाल दी कि ये असल में लैम्डा C1 वाली कॉन्सेप्ट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका जो y एक्सिस है उस पर इन्होंने इंडिकेट कर रखा है 100 तक का जो लेवल है, ये है एक्टिविटी, मतलब जीन कितनी एक्सप्रेस कर रही है, और ये है लेवल ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन। यहाँ इन्होंने जो रेगुलेटरी प्रोटीन है वो रेगुलेटरी प्रोटीन जो आपके एक्स से बाइंड कर रहा है उसको दिया हुआ है। तो यानी कि कोई प्रोटीन है जो आके यहाँ बाइंड करेगा, और उसके बाइंड करने से क्या दिखा रहे हैं कि जो जीन, सपोज ब्लू कलर से मैं इंडिकेट करता हूँ रिपोर्टर जीन 1 को, तो इसका लेवल डाउन हो गया। यानी कि ये रेगुलेटरी प्रोटीन यहाँ बाइंड करने के बाद जीन 1 पर इनहिबिटरी इफेक्ट दिखाता है। यानी कि जो ये प्रमोटर है इस प्रमोटर को रोक देता है काम करने से। और फिर जो उन्होंने दूसरी जीन दिखा रखी है उसे हम रेड कलर से इंडिकेट कर देते हैं। इसका एक्सप्रेशन हाई हो गया, तो यानी कि यही इस प्रमोटर पे पॉजिटिव काम कर रहा है, और यही रेगुलेटरी प्रोटीन प्रमोटर A पर इनहिबिटरी काम कर रहा है। तो यानी कि जो मेरा ये एक्स वाली कहानी है, एक्स वाली कहानी पर मेरा जो जीन 1 है इसका एक्सप्रेशन डाउन है अगर एक्स वाली पर जो रेगुलेटरी प्रोटीन है वाकई बाइंड करता है एक्स डीएनए सीक्वेंस पर, और जो मेरा जीन 2 है उसका एक्सप्रेशन अप होता है। तो जो क्वेश्चन में उन्होंने आगे बात कर रखी थी, उन्होंने पूछा हुआ है कि द अबव एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड इन अ म्यूटेंट ई कोलाई विद म्यूटेशंस व्हिच एबॉलिशेस बाइंडिंग ऑफ द रेगुलेटरी प्रोटीन टू एलिमेंट एक्स। जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जो ये एक्सपेरिमेंट था इसको रिपीट किया गया, लेकिन इस बार म्यूटेंट लिया गया, एक ऐसा म्यूटेंट जिसमें एक्स की जो बाइंडिंग एबिलिटी है वो खत्म हो गई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट डिपिक्ट द एक्टिविटी ऑफ रिपोर्टर जीन इन द म्यूटेंट स्ट्रेन। तो मान लीजिए अब इस कहानी में अगर हम इसको मॉडिफाई करें तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक्स गैप कर दिया है। मैं दोबारा से इस हिस्से को बना लेता हूँ। एक्स यहाँ नहीं है। जब एक्स यहाँ नहीं है तो एक्स के जो इफेक्ट थे उन पर फर्क पड़ेगा। एक्स का इफेक्ट था जीन 1 को डाउन रेगुलेट करना और जीन 2 को अप रेगुलेट करना। तो जब एक्स यहाँ नहीं है तो मेरी जो जीन 1 है अब उसे डाउन रेगुलेट करने वाला कोई नहीं है, तो जीन 1 का एक्सप्रेशन ऊपर जाएगा। और जीन 2 जो थी, क्योंकि अब उसको अप रेगुलेट करने वाला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं बाइंड कर पा रहा है, तो बट वैसे उसका ट्रांसक्रिप्शन ऑन नहीं हो पाएगा, उसका लेवल डाउन जाने वाला है। तो इस ग्राफ की बात करें अब अगर मैं जीन 1 को इंडिकेट कर रहा हूँ ब्लू से तो इसका एक्सप्रेशन ऊपर जाने वाला है, और अगर मैं रेड कलर से इंडिकेट कर रहा हूँ जीन 2 को तो इसका एक्सप्रेशन नीचे जाने वाला है। देखो जैसे ही हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई, क्या अब तुम अपने ऑप्शंस को चेक कर सकते हो? जो ओरिजिनली हमारे पास एक्सप्रेशन था उसका उल्टा एक्सप्रेशन होना है अब। तो मेरा ऑप्शन नंबर 2 है जो उस उल्टे एक्सप्रेशन को दिखा रहा है। अगर आपने इसका आंसर सही किया है तो बधाई है आपको, और अगर आंसर सही नहीं भी हुआ है तो दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है यार। देखो ये क्वेश्चन जो होते हैं ज़िंदगी में बार बार आते हैं। क्या ये लास्ट एग्ज़ाम था? इसके बाद भी काफ़ी एग्ज़ाम आने वाले हैं। जब हम अपनी गलतियाँ करते हैं तो गलतियाँ करने का हमें नुकसान तो उठाना पड़ता है, लेकिन अगर हम उस गलतियों को सीखते जाएं तो जो आगे आने वाले एग्जाम है उन पर तो हम लोग चीज़ों को ठीक कर लेंगे ना। क्या तुमने नोटिस किया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हारी बेसिक कॉमन अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। ऐसे क्वेश्चन मुझे किसी बुकलेट में नहीं मिल सकते करने के लिए, कोई मुझे सिखा नहीं सकता कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली कैसा होना है। ये मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, और उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेस पर ही ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। CSIR नेट के दिसंबर का 2017 बुकलेट B सेक्शन C का क्वेश्चन नंबर 89 ट्रांसफर आरएनए क्वेश्चन है। इंडीड मुझे बहुत पसंद आया है क्वेश्चन, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये ज़्यादातर जो प्रोसेसिंग की बातें करते हैं एग्ज़ाम के अंदर वो मैसेंजर आरएनए की प्रोसेसिंग करते हैं। ट्रांसफ़र आरएनए की प्रोसेसिंग और राइबोसोमल आरएनए की प्रोसेसिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि पिछले कुछ बार से ऐसा देखने को मिल रहा था कि इन्होंने राइबोसोमल आरएनए भी प्रोसेसिंग के लिए लिया था, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार ट्रांसफ़र आरएनए भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 89, ये क्वेश्चन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन को लेकर के है, और ख़ास तौर से ट्रांसफ़र आरएनए केस में।
ट्रांसफर आरएनए में जो क्लोवर लीफ मॉडल हम लोग देखते हैं, अगर आपने कभी ये डायग्राम देखा हो तो इस डायग्राम में जो 5 प्राइम साइड है यहाँ पर हमेशा एक ग्वानिन होता है और 3 प्राइम साइड पर CCA, ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और अगर आपने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन जरा सा भी पढ़ा है तो ये एक ट्रांसफर आरएनए का एक ही डायग्राम आता है और उसी डायग्राम में ये अवेलेबल है चीज़। ये तीनों जो न्यूक्लियोटाइड ऐड किए जाते हैं, इन्हें ऐड करने वाले एंजाइम का नाम है CCA एडिंग एंजाइम। और कुछ गिने चुने टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज में एग्जाम्पल है इसका। इन CCA के लिए आमतौर पर मैसेज DNA में नहीं होता, पहले आरएनए बन जाता है, आरएनए के 5 प्राइम 3 प्राइम किनारों की कटिंग कर दी गई है राइबोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा, राइबोन्यूक्लियस P और राइबोन्यूक्लियस D, और वो कट करने के बाद में जो 3 प्राइम एंड है उस पर ये CCA ऐड किया जाता है। ये CCA बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर आरएनए का जो काम है वो है अमीनो एसिड को ऐड करना, और अमीनो एसिड ऐड करने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। और ये एंजाइम इस ट्रांसफर आरएनए पर जब ही एडेनिन ऐड करेगा जब यहाँ पर लास्ट में ये CCA हो, इसलिए इस आर्म को हम अडाप्टर आर्म भी कहते हैं। इंडिडी जो एडेनिन है, इस एडेनिन के राइबोस के OH ग्रुप पर ही इस अमीनो एसिड को ऐड किया जाएगा जिससे ये ट्रांसफर आरएनए एक्टिवेट होगा। तो यहाँ जो बताया गया ट्रांसफर आरएनए के जीन, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात कर ली उन्होंने, सीक्वेंस कर लिया उन्होंने। जब उन्होंने जीन्स को सीक्वेंस को चेक किया CCA के लिए तो उन्होंने पाया कि कुछ में थी और कुछ में नहीं थी। उन्होंने पाया कि जिनमें नहीं भी थी CCA वाली कहानी, वो भी फंक्शनल काम कर रहे थे। फंक्शनल काम करने का मतलब उनके ऊपर अमीनो एसिड ऐड हो रहे थे। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि CCA वाला जो एंड है ट्रांसफर आने का वो जरूरी नहीं है, नहीं ये बहुत जरूरी है। जो एंजाइम है अमीनो एसिड ट्रांसफर सिंथेसिस, वो इसी के बेस पर पहचानता है और इसी के बेस पर अमीनो एसिड ऐड करता है। द जीन दैट डू नॉट पोजेस सीक्वेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू द CCA एंड्स ऑफ द ट्रांसफर आरएनए रिपेयर्ड। अगर जीन रिपेयर हो गए तो फिर तो सभी जीन्स के अंदर होगी कहानी है, सभी जीन्स में CCA नहीं मिलता। द CCA एंड इज एडिड टू द ट्रांसफर आरएनए ड्यूरिंग दिस देयर मैच्योरेशन। जब मैच्योर हो रहे होते हैं, मतलब प्रोसेसिंग हो रही होती है ट्रांसफर आरएनए की, तो ये अलग से ऐड किए जाते हैं और ऐड करने वाले एंजाइम का नाम है CCA एडिंग एंजाइम, जो कि एक टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम है। जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्टर जीन का उसमें सीक्वेंस नहीं होती, लेकिन आरएनए एडिटिंग के द्वारा ये काम हो जाता है। गाइड आरएनए की एडिटिंग यूकैरियोट्स में है, बैक्टीरिया में नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका सबसे बढ़िया ऑप्शन है। इंडिड ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था दिखने में, लेकिन आई फ्लैग के साथ तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन हार्डली 15 सेकंड के आसपास का था, क्योंकि CCA एंजाइम बहुत यूनिक चीज़ थी, खास चीज़ थी, और इसीलिए वो नहीं याद रहा। CSIR नेट दिसंबर 2017 बुकलेट B का सेक्शन C, क्वेश्चन नंबर 90। ये मैं कहूँगा ऐसे कि ये था महा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो DNA पॉलीमरेज से आया था। DNA पॉलीमरेज से हम लोग ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करते, और खासतौर से जब डाटा में कुछ प्रॉब्लम्स हो। क्वेश्चन नंबर 90, E. coli के अंदर DNA पॉलीमरेज 1 प्ले एन एसेंशियल रोल इन द रेप्लिकेशन प्रोसेस। इट इज नॉट द मेजर पॉलीमरेज, इंस्टेड द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवांसमेंट ऑफ रेप्लिकेशन फॉर किस पॉलीमरेज 3। देखिए जो मेन रेप्लिकेशन एंजाइम है वो है पॉलीमरेज 3। फ्रॉम द 4 DNA structures ABCD given below, students made several interpretation about the shorter arm being extended by polymerase 1 and polymerase 3। तो यहाँ पे हमें ये कुछ DNA के पीसेस दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि इनमें से पॉलीमरेज 1 काम करेगा या पॉलीमरेज 3 काम करेगा, किसके ऊपर करेगा या दोनों करेंगे। तो पहली बात तो क्यों ना हम इनको डबल स्टैंड बना लें। डबल स्टैंड बनाने से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं क्वेश्चन को ढंग से समझ पाऊँगा। अब सवाल कीजिए कि DNA पॉलीमरेज काम कैसे करते हैं। DNA पॉलीमरेज को काम करने के लिए एक चाहिए टेम्पलेट जिसे वो पढ़ेगा, फिर एक ऑलरेडी बना हुआ हिस्सा चाहिए जिसके 3 प्राइम पर OH ग्रुप लगाओ। DNA पॉलीमरेज चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, इसी OH ग्रुप के ऊपर नेक्स्ट 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 ऐड करते जाते हैं। लेकिन हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1 3 प्राइम का OH ग्रुप होना चाहिए, और नंबर 2 एक टेम्पलेट होना चाहिए जिससे पढ़ा जाए। अब ऑप्शन नंबर 1 देखो, क्या तुम्हें यहाँ पर कहीं पर 3 प्राइम OH और टेम्पलेट मिल रहा है? 3 प्राइम OH तो है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन टेम्पलेट नहीं है सामने, तो ये तो रेप्लिकेट नहीं होने वाला। बी की बात करते हैं, यहाँ पर 5 प्राइम OH है, ठीक है, टेम्पलेट है, लेकिन टेम्पलेट को एक्सटेंड करने के लिए 5 प्राइम OH से आगे जाएगा, इस पर मुझे डाउट है भाई। क्योंकि जितना भी हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं, सभी DNA पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड, चाहे हम इन विट्रो की बात करें चाहे हम लोग इन विवो की बात करें, सभी पॉलीमरेज 3 प्राइम OH को ही एक्सटेंड करते हैं। उनके पास जो एबिलिटी है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने की, वो 3 प्राइम OH का ही इस्तेमाल करके ये एबिलिटी है। तो जो थर्ड ऑप्शन है मेरा, सेम यहाँ मेरे पास ये OH तो है लेकिन सामने टेम्पलेट नहीं है, कॉपी किसे करेगा। अब ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी पे ये वाला 3 प्राइम OH तो काम नहीं करने वाला, लेकिन इधर वाला 3 प्राइम OH है, तो ये टेम्पलेट मेरे पास अवेलेबल है, इसे चाहे तो वो एक्सटेंड कर सकता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। विच वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन रिटन बिलो इज करेक्ट। ए एक्सटेंड होगा क्या? नहीं होने वाला। बी और सी
दोनों में से कोई एक्सटेंड नहीं होगा पॉलीमरेज 1 और पॉलीमरेज 3 के द्वारा, ना इधर बी और नॉर सी। तो मेरा बी भी नहीं हो सकता और सी भी नहीं हो सकता, दोनों में से कोई नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 3 बोल रहा है सी विल बी एक्सटेंडेड बाय पॉलीमरेज 1 एंड पॉलीमरेज 2। अब सी को तो एक्सटेंड कैसे करोगे, टेम्पलेट नहीं है वहाँ पर। नोटिस करो जो आपका डीएनए का जो एंड है, तो आपके पास जो सिंगल स्टैंडर्ड पार्ट है वो उसके अपोजिट में 5 प्राइम फॉस्फेट है, वहाँ जोड़ना चीज़ें मुश्किल है, अंजाम नहीं कर पाएंगे। तो नो डाउट कि जो मेरा ये थर्ड ऑप्शन है वो भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है मेरा डी विल बी एक्सटेंडेड बाय पॉलीमरेज 1 बट नॉट बाय पॉलीमरेज 3। अब डी को मेरा पॉलीमरेज 1 तो एक्सटेंड कर सकता है, पॉलीमरेज 3 एक्सटेंड नहीं कर सकता। क्वेश्चन ये है कि भाई पॉलीमरेज 3 को क्या दिक्कत है करने में, वो क्यों नहीं करने का। आपने कभी डीएनए डैमेज रिपेयर पढ़ा है? डीएनए डैमेज रिपेयर में अगर आप मिसमैच रिपेयर पढ़ोगे तो मिसमैच रिपेयर में ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन किसी एक पार्ट को एक्सटेंड करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज 3 आता है। तो ऐसा नहीं है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 यहाँ काम नहीं कर सकता, बट फिर भी ऑप्शन नंबर डी को हम लोग ये बोल सकते हैं कि पॉलीमरेज 1 की प्रोसेसिविटी जो है काफ़ी कम है, वो छोटे छोटे पार्ट्स को बढ़ाता है। पॉलीमरेज 3 बड़े बड़े पार्ट्स को एम्पलीफाई करने के लिए आता है। इसको लेकर थोड़ा डाउट है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 2 है नाइदर बी एंड सी विल बी एक्सटेंडेड बाय आइदर पॉलीमरेज 1 एंड पॉलीमरेज 3, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और उन्होंने पूछा हुआ है कि विच वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन रिटन बिलो इज करेक्ट। तो करेक्ट के हिसाब से तो फिर हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 भी लगभग सा करेक्ट है और ऑप्शन नंबर 4 भी डाउटफुल है। बट अगर मुझे यहाँ पर एक बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना हो तो मैं बेस्ट ऑप्शन चूज़ करूँगा 2 को, क्योंकि डी वाले में मुझे कोई बेस पेयर नहीं बताए गए। मुझे नहीं पता कि उस गैप का मतलब 4 बेस पेयर हैं या 4000 हैं या 4 लाख बेस पेयर हैं, जो ये टेम्पलेट वाला पार्ट है। तो बिना मुझे बेस पेयर दिए मुझे ये एक्सपेक्ट करना कि मैं पॉलीमरेज 3 के द्वारा एम्पलीफाई करूँगा या नहीं करूँगा, ये कहना मुश्किल है। ये कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। अगेन अगर हम लोग इसको प्रूव करने पे आ जाएं तो हम उसे प्रूव कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 भी और ऑप्शन नंबर 4 भी। तो मैं याद होगा कि नेट के एग्ज़ाम में एक प्रॉब्लम ये आती है कि पहली की आती है, पहली की के बाद में फिर एक दूसरी की आती है और दूसरी की में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें बोलते हैं कि ये वाला ऑप्शन भी ठीक है और वो वाला ऑप्शन भी ठीक है। एग्ज़ाम में तुम्हारे सामने अगर ऐसा आ जाए तो तुम क्या करोगे, ये चॉइस बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है, उसके लिए मेरी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तो फिर ऐसी जगह रिस्क लेने का फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि अगर तुम्हें पता है कि तुम इस आंसर को प्रूव कर सकते हो तो तुम CSIR को लेटर लिख सकते हो विद डिटेल एक्सप्लेनेशन कि भाई क्यों है इसका आंसर ये वाला और ये वाला, क्यों है ये क्वेश्चन गलत। तो CSIR मान लेता है अपनी बातों को, गलती करता भी है तो गलती मान भी लेता है, तो आपको नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ऐसे क्वेश्चनों में आमतौर पर जिसने भी ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 4 पिक किया होगा उसे नंबर मिल जाएगा। नेट दिसंबर 2017 बुकलेट बी सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 93 जो कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MSC मॉलिक्यूल्स, ये एनकोड करती हैं कुछ खास जीन्स जिन्हें हम बोलते हैं MSC जीन्स, और ये MSC लोकस है क्रोमोसोम के ऊपर। ह्यूमंस में इन्हें HLA कहते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन, और हमारी जीन्स की सबसे डाइवर्स वैरायटी ये मिलती है। तो मैं याद है मेंडल में हम लोग कहते थे कि एक होता है, एक अलील होता है डोमिनेंट और एक अलील होता है रिसेसिव। यहाँ करके सारी कहानी हमारी गड़बड़ है। अभी तक की हमारी जानकारी में 11,000 से ज़्यादा अलील्स हम MSC की ढूंढ चुके हैं। MSC के अलील इतने डाइवर्स हैं कि किसी 2 इंसानों के अंदर सेम MSC के अलील हों ये चांस बड़े कम है। इसलिए ग्राफ्ट किडनी ट्रांसप्लांटेशन में दिक्कत आती है कि डोनर नहीं मिल रहा रेसिपेंट के लिए। अब ये MSC मॉलिक्यूल सेल के सरफेस पर इंपॉर्टेंट क्यों है? MSC मॉलिक्यूल का 2 काम है। एक तो सेल को अपने जो इम्यून सिस्टम की सेल है उन्हें ये बताना कि ये जो सेल है ये हमारी खुद की सेल है, और दूसरा हमारे इम्यून सिस्टम की सेल को ये भी बताना कि इस सेल के अंदर कोई एंटीजन तो घुसा हुआ नहीं है। और यहाँ उन्होंने पूछा हुआ है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखिए इसमें क्लास 1 और क्लास 2 ये 2 MSC के मॉलिक्यूल होते हैं। क्लास 1 हमारी सेल के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहे हैं एंटीजन जो कि वायरस इन्फेक्शन की वजह से होते हैं वो उनको प्रेजेंट करते हैं TC सेल को। याद रखिएगा MSC फर्स्ट ये TC को दिखाते हैं अपना एंटीजन, और MHC सेकेंड ये T हेल्पर से इंटरेक्ट करना चाहते हैं। असल में TC के पास एक CD8 नाम का रिसेप्टर होता है और T हेल्पर सेल के पास जो होती है इनके पास CD4 नाम का रिसेप्टर है जो MSC से इंटरेक्ट करते हैं। कुछ इंटरेक्शन का डायग्राम इस तरह का है कि एक MSC मॉलिक्यूल अपनी पेप्टाइड दिखाएगा, फिर एक T सेल आएगी अपने TCR से इस एंटीजन को पहचानेगी, और इस T सेल का जो CD है वो CD है जो MSC को पहचानता है। तो CD अगर 8 है तो MSC 1 को पहचाना जाता है, और CD अगर 4 है तो वो MSC 2 को पहचानता है। टू डिस्प्ले सेल्फ क्लास 1 टू डेमोन्स्ट्रेट द सेल इज नॉर्मल एंड हेल्थी। सेल नॉर्मल है, सेल हेल्थी है, ये इंडिकेट करने में क्लास 1 MSCs काम आते हैं नो डाउट। और क्लास 1 MSC जो होते हैं ये सभी न्यूक्लियोटाइड सेल्स पर प्रेजेंट होते हैं। दूसरा काम जो है MSC का ये है टू डिस्प्ले फॉरेन पेप्टाइड्स इन क्लास 1
to show that the cell is infected and to engaged with the T helper cell. क्लास 1 T helper cell से इंटरेक्ट नहीं करता, क्लास 1 इंटरेक्ट करता है TC से। तीसरा काम है to display a cell peptide in class 1 and class 2 to test developing T cells for autoreactivity। ये अपनी खुद की पेप्टाइड्स भी प्रेजेंट करता है और ये टी सेल्स जो अभी अभी नई बन के आई हैं, उन टी सेल में से कोई सी सेल ऐसी तो नहीं है जो पेप्टाइड को पहचानती है, जो एंटीजन को पहचानती है, हमारे ही एंटीजन को, हमारी पेप्टाइड को। अगर ऐसा हुआ तो वो टी सेल जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो नो डाउट ये उन सेल्स को रिकॉग्नाइज करवाने में भी हेल्प करता है। ऐसे हम बोलते हैं ऑटो रिएक्टिविटी वाली कहानी। इस तरीके से MSC1 और MSC2 उन टी सेल्स को पहचान करके उनकी डेथ करा देते हैं जो सेल्स हमारी खुद की पेप्टाइड को पहचानती हैं, और इस तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम टॉलरेंट रहता है हमारी सेल्स के लिए। To display a self peptide in class 1 and class 2 to maintain tolerance to self protein। तो ये class 1 और class 2 दोनों के दोनों सेल्फ प्रोटीन को दिखाते हैं ताकि ऐसी टी सेल्स को पहचाना जा सके जो हमारी सेल्स को पहचान सकते हैं और उनको हम अलग कर सकें। तो नो डाउट जो ऑप्शन नंबर 2 है इसका, वो इसका बेस्ट रॉन्ग आंसर है। बट अगेन यहाँ जो स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये स्टेटमेंट जनरली वो स्टूडेंट कर पाते हैं जिन्हें MSc की कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर है। हम लोग जनरली iFly में एक लेक्चर लेके आते हैं ट्रांसप्लांट बायोलॉजी का, जिसमें हम लोग MSc के द्वारा एंटीजन प्रेजेंटेशन, सेल के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, MSc1 और MSc2 कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं एंटीजन्स को TC सेल के साथ इंटरेक्शन, और तब आकर के हम लोग इन चीज़ों को समझ पाते हैं। पॉइंट ये है कि जो भी आप पढ़ो आप उसे उस लेवल तक पढ़ो जिस लेवल में आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। CSIR नेट दिसंबर 2017 बुकलेट B सेक्शन C क्वेश्चन नंबर 94। ये क्वेश्चन मुझे सेल साइकिल इंटरेक्शन और ECM की बातें याद दिलाएगा। आसान क्वेश्चन नहीं है ये। इंडिट एक टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और सेल सेल इंटरेक्शन में पढ़ते हैं। हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उस बुकलेट से अगेन हमें 1 या 2 क्वेश्चन मिलने होते हैं, और ये भी उसी बुकलेट का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग सेल सेल इंटरेक्शन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं या फिर सेल ECM। सेवरल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग द ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स कैन फंक्शन एज मैट्रिक्स रिसेप्टर्स एंड कोरिसेप्टर्स। जब हम मैट्रिक्स की बात करें तो जनरली हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर 2 सेल्स के बीच में एक गैप है, उस गैप में हो सकता है कुछ ना हो या फिर कुछ फाइबर्स हों। कभी आप स्किन का भी डायग्राम देखोगे तो स्किन की जो लेयर होती है उसके जस्ट नीचे आपको एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स नाम का एक चिपचिपा पदार्थ मिलेगा जिसमें बहुत कुछ चीज़ें, कोलेजन है, प्रोटोग्लाइकेंस हैं, और ये हमारी बॉडी की इंटीग्रिटी में और हमारे टिश्यू की इंटीग्रिटी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इंडिट इसीलिए जब भी कभी हम इंट्रैक्शंस पढ़ते हैं तो उसमें इंट्रैक्शन 2 तरह के होते हैं, एक सेल सेल के बीच में और एक सेल ECM के बीच में। However, the principal receptor on animal cells for binding most extracellular matrix proteins are the integrins। अब उन्होंने इंटीग्रिन्स के लिए पूछ रखा है, इनमें से कौन सी बात ट्रू नहीं है। इंटीग्रिन बड़े इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल हैं। सेल में ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की तरह पाए जाते हैं। 2 सब यूनिट होती हैं इसके अंदर, एक अल्फा एक बीटा। दोनों प्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, और यहाँ एक इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है जिसका नाम है RGD। RGD मतलब आर्जिनिन, ग्लाइसिन एंड एस्पार्टिक एसिड। फाइब्रोनेक्टिन नाम का एक प्रोटीन और है, उस प्रोटीन में ये सीक्वेंस पाई जाती है। तो ये उस प्रोटीन की इस सीक्वेंस से बाइंड करता है, अल्फा बीटा जो है। एक तरफ तो ये सेल के बाहर बाइंड करेगा फाइब्रोनेक्टिन नाम के मॉलिक्यूल से, और ये फाइब्रोनेक्टिन नाम के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके ECM के दूसरे कंपोनेंट से बाइंड करते हैं। सेल के अंदर ये टैलिन जैसे दूसरे मॉलिक्यूल की हेल्प से जो हमारे सेल का साइटोस्केलेटल सिस्टम है ये उससे बाइंड करता है। कभी आपने हेमिडेस्मोसोम का नाम सुना हो? ये जो स्ट्रक्चर का मैंने डायग्राम ड्रॉ किया एक्चुअली में ये हेमिडेस्मोसोम ही है। तो इंटीग्रिन ट्रांसमेम्ब्रेन है और ये साइटोस्केलेटल को लिंक करते हैं। नो डाउट ये बात तो ठीक है। इंटीग्रिन मॉलिक्यूल्स कंपोज करते हैं 2 नॉन कोवेलेंटली एसोसिएटेड, दोनों जो ये पेप्टाइड्स हैं दोनों पेप्टाइड्स नॉन कोवेलेंटली ही अटैच्ड हैं एक दूसरे से, अल्फा एंड बीटा। दोनों की जो सब यूनिट्स हैं वो ट्रांसमेम्ब्रेन है। ये जो मेम्ब्रेन को पार करने वाला रीजन है इसे हम ट्रांसमेम्ब्रेन बोलते हैं या मेम्ब्रेन स्पैनिंग बोल दीजिए आप। इसमें C टर्मिनल छोटी सी टेल है साइटोप्लाज्म में। C टर्मिनल की टेल आमतौर पर छोटी होती है इनकी, और N टर्मिनल एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है, सेल से बाहर निकला हुआ एक N टर्मिनल वाला पार्ट। ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बोलता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन ऑफ द इंटीग्रिन डाइमर्स बाइंड टू स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यूज इन द ECM प्रोटीन्स। अब ये कह रहे हैं कि जो ये बाहर वाला जो डोमेन है ये बाइंड करता है ECM के कार्बोहाइड्रेट से। ECM के जो मेंबर्स हैं उन मेंबर से ये आमतौर पे डायरेक्टली अटैच नहीं करता, ये अटैच करता है फाइब्रोनेक्टिन जैसे मॉलिक्यूल से और उनके भी अमीनो एसिड की खास सीक्वेंस से जैसे कि RGD। तो बस ये लाइन तो ठीक लग रही थी, लेकिन एक कार्बोहाइड्रेट वाली कहानी बोल करके इन्होंने गड़बड़ कर दिया मामला। या फिर ये बाइंड करती है लाइगेंड्स टू द सेल सरफेस ऑफ अदर सेल्स। ये ठीक है, दूसरी सेल के सरफेस से बाइंड कर सकता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट वाली बात है ये गड़बड़ है इसके अंदर। कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करने की एबिलिटी फाइब्रोनेक्टिन की है, इंटीग्रिन की नहीं है।
इंटीग्रिन बाइंड करता है फाइब्रोनेक्टिन से और फाइब्रोनेक्टिन बाइंड करता है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट्स ऑन प्रोटियोग्लाइकेंस, जो कि आपके एसीएम के बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। फोर्थ पॉइंट कह रहा है इंट्रासेलुलर पोर्शन बाइंड टू द कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन दैट फॉर्म द लिंकेज टू द साइटोस्केलेटन। तो ये जो अंदर टेलिन टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, टेलिन, विंसुलिन वगैरह, उनसे बाइंड करके अल्टीमेटली ये साइटोस्केलेटल सिस्टम से बाइंड कर रहा होता है। ये सारे डिटेल्स हम लोग की जो बुकलेट है ईसीएम उसके अंदर आराम से दिए हुए हैं और पूरा ध्यान हमारा ये रहता है कि आप इन्हीं चीज़ों को फोकस करो ताकि जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे कर पाओ। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आसान नहीं था, क्योंकि इसमें सभी लाइनें ठीक बोल रखी थी और कई शब्दों के अंदर छुपा के इन्होंने हिंट दे रखा था कि वो कौन सा गलत ऑप्शन देना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 गलत है इसका। अगेन, अगर आपने ये क्वेश्चन गलत किया है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जो एग्जाम है वो हो चुका है। अब जो काम है, अब काम है हम अपनी गलतियां पकड़ें ताकि जो नेक्स्ट एग्जाम आने वाले हैं उनमें हम लोग इस तरह की गलतियां दोबारा रिपीट ना करें। नो डाउट ये क्वेश्चन एक काफ़ी टफ क्वेश्चनों में से मैं मानूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इतनी क्लोज रखी हुई थी और फिर एक वर्ड कार्बोहाइड्रेट वो था जो सारा गेम खेल रहा था। बट आई फ्लाई का पर्पस ही यह है कि हम लोग आपको आप ही के एनवायरनमेंट में, आप ही की सुविधाओं में वो सब जानकारी दे सकें और उस टॉपिक के बारे में उस दायरे के अंदर इंफॉर्मेशन दे सकें जो दायरा आपके लिए काफ़ी है। कम जानकारी भी दिक्कत करती है और बहुत ज़्यादा जानकारी भी दिक्कत है। इसलिए हम लोग का एक काम ये भी है कि इस क्लासरूम के थ्रू हम आपको हर टॉपिक का उतना मैटर प्रोवाइड कराएं जो ना तो कम हो और ना बहुत ज़्यादा हो, एग्जाम के लिए अच्छा हो। क्लास ज्वाइन करने के लिए केवल आपको 9013902981 पर मुझे मैसेज ड्रॉप करना है और बाकी हम लोग गाइड करेंगे कि क्या क्या आपको फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। आप मुझे अपनी क्वेरीज saplingeduTech@gmail.com पर डाल सकते हो या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 9013902981 पर। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर। और याद रखिए, हम लोग का काम है आपकी लाइफ में एज एंजाइम काम करना। थैंक यू।